मुझे अक्सर ऐसे मैसेजेज आते हैं या कमेंट आते हैं या जब भी मैं लाइव आता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर फोकस कैसे बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज फोकस। फोकस नहीं बन पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि समस्या कहाँ है। तो मैं समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। फोकस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिस्ट्रैक्शन से। सो द मोर द डिस्ट्रैक्शन द लेस द फोकस। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को रखिए कम, फोकस होगा ज्यादा। सवाल पता है क्या है, आपको लगता ही नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट फैलेसी वी ऑल फेस, that we are supremely distracted because you feel using Instagram is a normal thing. We are designed to use Instagram by the nature. Not at all. You are not designed to use so much Instagram. I'm sorry to say that. Yes, 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 yes. तो बेटा सबसे पहला काम ये करो ना कि एक काम करो ना, सबसे पहले देखो कि तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं, और बहुत ही ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा सिर्फ वो नहीं कि वो उसके बारे में सोचना ही डिस्ट्रैक्शन है, जी नहीं। आज की डेट में सुपर कनेक्टेड होना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो जो चीज़ें आपके विजुअल इंप्रेशंस में आ रही हैं ये आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ती हैं। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहता हूं, क्विट सोशल मीडिया। ऑब्वियसली आई डोंट कीप यूट्यूब in the bucket list of social media because YouTube is educational website, बट YouTube को भी कैसे यूज करना है उसके लिए सुझाव मैं जरूर दूंगा। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो हेल्प करते हैं आपको YouTube से शॉर्ट्स वीडियोस को गायब करने में, रिकमेंडेड वीडियोस को गायब करने में। तो आपको वही दिखेगा जो आपको देखना है। जैसे आप अभ्यास डीपीक्यू अगर YouTube पर फॉलो कर रहे हैं तो आप आइए सिर्फ अभ्यास डीपीक्यू की वीडियो देखिए, किसी और के लगाए गए थंबनेल पे भटकने की जरूरत नहीं है, तब बचेगा आपका समय। ऐसे ही आपके अन्य बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स। अगर आप 75 टेलीग्राम ग्रुप्स में हैं और दिन भर उसको चेक करते हैं, डिस्ट्रैक्शन है। फोन का नोटिफिकेशन ऑन है, डिस्ट्रैक्शन है। अपने डिस्ट्रैक्शंस को जब आप खत्म करेंगे तब आपका दिमाग फोकस होने की हालत में आएगा, वरना फोकस तो तुम भूल जाओ। भूल जाओ फोकस, भूल जाओ नौकरी, सब भूल जाओ। तो पहला काम है भैया, डिस्ट्रैक्शंस को करो मिनिमाइज, फोकस बनेगा तभी। ठीक है, बेसिक बात का ध्यान रखना। चलो, अभ्यास डीपीक्यू 116 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये मैथ्स प्रैक्टिस चलती है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को सुबह 11 बजे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर आया करिए इस वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि ये सीरीज करने के बाद मैथ्स के सवाल तुमसे डरेंगे, एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे बाई चॉइस, क्योंकि मैथ में करोगे 100% स्कोर। यस, और अगर आपको अपनी तैयारी को देना है जबरदस्त उड़ान, तो एसएससी सीजीएल 2025 प्री प्लस मेंस के लिए मैं लेकर आया हूं एक मिक्स्ड प्रैक्टिस बैच, जिसमें हम लोग कर रहे हैं अल्टीमेट प्रैक्टिस। इस बैच का जो फीडबैक है आप इसमें पढ़ने वाले बच्चों से पूछिए, जबरदस्त है। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है, जबरदस्त मेथड, जबरदस्त क्वेश्चंस। हर एक शीट को बनाने में मैं बहुत समय अपना लगाता हूं, ताकि उस शीट में एक एक सवाल किसी वजह से हो, बेवजह नहीं होना चाहिए, कुछ सिखाने के लिए हो वहां पर। तो कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट प्रैक्टिस, धांसू अप्रोच, जबरदस्त कैलकुलेशन टेक्निक्स, क्वेश्चन को जल्दी से करने का तरीका, प्लस ढेर सारा एक्सपोजर अच्छे सवालों का आपको मिल रहा है उड़ान बैच में। डू ज्वाइन दिस बैच, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अभी इसका फेज 1 चल रहा है, जिसमें हम टीयर 1 के सेट्स कर रहे हैं, एंड उसके बाद टीयर 1 के बाद हम इसमें टीयर 2 के सेट्स भी करेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है इस बैच को तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है बहुत सारी इस बैच में। डोंट मिस द एक्शन, इट इज ए मस्ट रिकमेंडेड बैच फॉर यू। डू ज्वाइन इट। आपने किसी से भी मैथ्स पढ़ रखी है, इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए, उड़ान बैच को। ये आपके सोचने के नजरिए को बदल डालेगा, मॉक में स्कोर बढ़वा देगा तुम्हारा। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं भैया। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना है तो इस वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इसका। ठीक है, चलिए पहला सवाल कह रहा है, 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को बीट किया 36 मीटर से, या फिर कह लें 9 सेकंड से।
ए का टाइम बताना है ओवर द कोर्स, मतलब इस रेस में ए का समय कितना है, ए कितना समय लेगा। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। तरीका नंबर एक, सबसे पहले जो आपको समझना है, जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो ये है कि जब भी किसी प्रश्न में आपको दो चीजें दे दी जाएं, एक आपको बीटिंग बाई टाइम दे दिया जाए और एक आपको बीटिंग बाई डिस्टेंस, दोनों दिया हुआ है ना, यू आर गिवन बीटिंग बाई टाइम, बीटिंग बाई डिस्टेंस। सो ये दिया हुआ है कि ए ने बी को हराया है, एक बार कह रहा है कि ए ने बी को 36 मीटर से हराया है और एक बार कह रहा है 9 सेकंड से हराया है। तो ए ने बी को हराया है, एक बार कह रहा है 36 मीटर से हराया है, एक बार कह रहा है 9 सेकंड से हराया हुआ है। तो अगर आप कभी भी इस 36 को 9 से डिवाइड कर दें तो इससे हारे गए व्यक्ति की स्पीड मिल जाती है। हारा हुआ व्यक्ति अगर 36 मीटर से हारा है और 9 सेकंड से हारा है तो इस डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करने से हारे वाले व्यक्ति की स्पीड मिल जाती है। इस बात का आपको रखना है ख्याल। तो बी की स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड की। अब बी के द्वारा लिया गया समय हम निकाल सकते हैं कितना लगेगा। अगर बी को ये रेस कंप्लीट करनी यानी 1000 मीटर जाना हो तो बी को कितना समय लगेगा, आप कहोगे 1000/4 लगेगा। तो जो टाइम होगा बी के द्वारा लिया गया, क्या वो 250 सेकेंड है? यस। तो ए कितना टाइम लेगा? अगर इस रेस को पूरा करने में बी को 250 सेकेंड लग रहे हैं, 250 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो ए इस रेस को 9 सेकेंड कम में पूरा कर रहा है, तभी वो इसको 9 सेकेंड से हरा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए ने इसको 241 सेकेंड इस रेस को कंप्लीट करने में लिया, इसलिए उसने बी को 9 सेकेंड से हराया। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप मुझसे कहो कि सर इस सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा, आप ये अगर समझ जाएं कि अगर ए ने बी को 36 सेकेंड से हराया है तो आप ये कह सकते हैं कि जब ए इस 1000 मीटर की दूरी को कवर कर चुका है, जब ए यहां पहुंच चुका है तो बी कहां होगा? इससे 36 मीटर पीछे होगा, तभी वो 36 मीटर से हारा है। इसका मतलब उतने ही समय में बी ने कितनी दूरी चली है? 1000 - 36 यानी 964 मीटर्स की दूरी बी ने तय कर ली है सेम टाइम में। जितने टाइम में ए अंत तक पहुंच गया, बी 36 मीटर पीछे था, यानी 964 मीटर की दूरी बी ने कवर की है। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि बी ने कितना टाइम लिया इस 964 को चलने में, तो वही समय ए भी लेगा। टाइम टेकन बाई ए टू कवर 1000 meters will be same as time taken by B to cover 964 meters। अब B के द्वारा लिया गया समय अगर मुझे निकालना हो कि 964 मीटर चलने में B को कितना टाइम लगा, तो 964 की डिस्टेंस को मुझे B की स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो B की स्पीड यहाँ पर है, अगर आप गौर से देखें तो मैं अभी बता चुका हूँ कि अगर मुझे बीटिंग बाई डिस्टेंस और बीटिंग बाई टाइम दोनों पता हो तो हारे गए व्यक्ति की जो स्पीड होती है वो उन्हीं दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने से निकल आती है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको दे देगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आपको इस 964 को ही 4 से डिवाइड कर लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 241 सेकेंड्स। और यही तुम्हारा आंसर हो गया कि ए ने 1000 मीटर चलने में 241 सेकेंड लिया होगा। दैट्स इट। ये सवाल आपसे कह रहा है कि एक शॉपकीपर एक कूलर को 22% के प्रॉफिट पर सेल करता है। अगर उसने इस कूलर को 8% कम में खरीदा होता और इसको 208.8 कम में बेचा होता तो इसको 30% का लाभ मिला होता। आपको बताना है कि इस कूलर की कॉस्ट प्राइस क्या है। सो आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि कूलर की कॉस्ट प्राइस 100 है। 22% के प्रॉफिट में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो आप 122 में बेच रहे हैं। ये इसका सीपी हो गया और ये इसका एसपी हो गया। अब आप करो, अगर हम इसको 8% कम में खरीदते, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस 8% कम होती 100 से, तो 92 होती। और ये कह रहा है कि आपने इसको 30% के लाभ पर बेचा होता, तो 92 का 30% निकालना है। तो 92 का 30% निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? 92 का 10% 9.2 होता है, उसको 3 से गुणा कर देंगे तो 30% आ जाएगा। तो 92 इंटू 30/100 यानी 92 इंटू 3, या फिर कह लें 9.2 इंटू 3, तो ये बनेगा 27.6। और अगर मैं इस 27.6 को यहां पर जोड़ दूं तो ये वैल्यू बनेगी 119.6। अब आप कहेंगे यहां पर 2.4 यूनिट की गिरावट आई है। सवाल कह रहा है कि नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि भैया
208.8 रुपए की गिरावट आई है। तो इसका मतलब ये 2.4 यूनिट इक्विवेलेंट है 208.8 रुपए के। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 100 यूनिट की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस यहीं से निकल जाएगी। तो अब जरा विभाजन का कार्य करते हैं। आप चाहें तो 2.4 है, पहले दशमलव काट लें, उसके बाद आप चाहें तो 3 से डिवाइड करें, फिर 8 से डिवाइड करें। मैं इसको सीधे सीधे 24 से डिवाइड करने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो अगर आप इसको सीधे 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 कितनी बार ले जाएंगे? सबसे पहले 8 बार। 24 अट्ठे 192 होता है। 192 के बाद आपके पास बचेगा 16, 8 उतरेगा 168, 24 का 7 गुना 168 होता है। तो 1 यूनिट हमारा 87 रुपए के बराबर आ गया। और अगर 1 यूनिट 87 रुपए के बराबर आ गया तो जो 100 यूनिट होगा वो आपका इसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 8700। और यही हमारी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य हो जाएगी इस कूलर की। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि भाई 1800 रुपए को मुझे एबीसी में विभाजित करना है, डिवाइड करना है इस तरीके से कि 20 रुपए अधिक अगर लें हम 2/5 ऑफ ए का शेयर, तो ए के शेयर से 20 रुपए अगर अधिक लें, और 10 रुपए अधिक लें 2/7 ऑफ बी से, 5 रुपए अधिक लें 9/17 ऑफ सी से, तो ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? इक्वल होंगी। दे ऑल आर गोइंग टू बी इक्वल। हमें बताना है कि ए का अप्रॉक्सीमेट शेयर क्या होगा। सवाल लीनियर इक्वेशन का है बट थोड़ा खतरनाक कैलकुलेशन है, लंबी कैलकुलेशन है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है। सो लेट अस सॉल्व। हाउ वी विल सॉल्व? पहले तो हमें लिखना पड़ेगा यार कि भाई देखो सवाल बोल रहा है कि 2/5 ए का लेना है, इसमें 20 जोड़ना है। फिर कह रहा है कि 2/7 आप बी का ले लो, इसमें हम जोड़ेंगे 10। 9/17 आप सी का ले लो और इसमें हम जोड़ेंगे 5। ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं और ये भी पता है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1800 है। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको आप बोल दो कि ये एक्स के बराबर है। ये मैं एक्स के बराबर इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं ए बी सी सबको एक्स के टर्म में निकाल पाऊं, और फिर मैं एक्स सॉल्व कर लूंगा, फिर आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर हम बी और सी को ए के टर्म में भी निकाल सकते हैं ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन वहां क्या है, देखो ए के साथ भी 2/5 ऑलरेडी मौजूद है। तो बी और सी को जब आप निकालोगे तो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अगर इक्वल टू एक्स मान ले तो भी आपको प्रोसेस तुरंत समझ में आ जाएगा कि ए की वैल्यू कैसे लिखना है। देखो ए अगर लिखना है तो पहले 20 को आप एक्स में घटाएंगे, यानी एक्स माइनस 20 बनेगा। फिर जो 2/5 लिखा है वो उधर जाके 5/2 हो जाएगा। ऐसे ही बी लिखना हो तो क्या करोगे? 10 घटाओगे, आप इस पहले एक्स में से इस 10 को घटाओगे, एक्स माइनस 10 बनेगा। फिर 7/2 उधर ले जाओगे तो 7/2 इंटू एक्स माइनस 10। तो इस तरह से मैं वैल्यू बहुत जल्दी लिख पाऊंगा। अब ए प्लस बी प्लस सी 1800 है, तो मैं ए की वैल्यू देखो कैसे लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा 5/2 इंटू एक्स माइनस 20। बी की वैल्यू लिखना है तो मैं कहूंगा 7/2 इंटू एक्स माइनस 10। सी की वैल्यू मुझे लिखना है तो सेम प्रोसेस 17/9 और यहाँ आएगा x माइनस 5, और इसी का जो टोटल है वो 1800 के बराबर है। अब मुझे क्या करना है? सारी x वैल्यूज को इकट्ठा करना है। तो अगर मैं इस x वैल्यू को इकट्ठा करूंगा तो आपको मिलेगा 5/2 प्लस 7/2 जो कि 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जुड़ के 6 हो जाएगा, प्लस इधर आएगा 17x/9, वो लिख दिया। साथ ही साथ देखो जो वैल्यूज हैं आपकी बाकी आएंगी ना, देखो -20 ये -50 बना देगा, ये -35 बना देगा, और 17/9 इंटू जो 5 है वो -85/9 बना देगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 1800। अब जो x के साथ वैल्यू आई है, ये 17x/9 मुझे नहीं लिखना था, 17/9 लिखना था, x तो पहले ही बाहर आ चुका है, यहाँ x लिखूंगा। 9 छक 54 और 17 हो गया 71/7, माइनस में ये वैल्यू हो गई 85, और यहाँ हो गया -85/9, और यहाँ आपकी वैल्यू सॉरी 9 आएगी, इज इक्वल टू 1800। अब देखिएगा 9 को हम लेंगे एलसीएम और ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखो क्या बनने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 18 मतलब एक तरह से 9 का सब में गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन में 9 का गुणा करोगे तो यहाँ राइट हैंड साइड में वैल्यू आएगी आपकी 18 9 162, राइट। दैट वैल्यू विल कम आउट टू बी 16200। मैं थोड़ा चेहरा अपना गायब कर लेता हूँ सो दैट आपको आसानी से सब कैलकुलेशन दिखे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 18 9
यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर दिस वैल्यू 162 के आगे 00 9 से गुणा करने पे ये बनेगा आपका 71 इंटू एक्स। और देखिएगा ये वैल्यू देगी 85 इंटू 9 -85। सो -85 इंटू 9 -85, तो एक तरह से टोटल करोगे तो मिलेगा -85 कॉमन ले लो तो -85 इंटू 10 जो कि हो गया -850। तो जो -850 बनेगा ना, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं तो 16,200 प्लस 850 आ गया। अब जो x की वैल्यू है वो कितना आ गया, अगर आप देखें आप तो 850 अगर 200 में जुड़ेगा तो कितना आएगा 1050, तो ये 17,050 बन गया बटे 71। अब 17,050 को मुझे क्या करना है, 71 से डिवाइड कर देना है। अब ये डिवीजन थोड़ा क्रुशियल है बट आप घबराएं नहीं। अगर आप इसको सिर्फ 70 सोचें यानी 7 सोचें तो 7 इंटू 24 168 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको ध्यान रखना है। अब मान लिया मुझे 71 इंटू 24 निकालना है तो उसी के आसपास पहुंचेंगे। 168 मतलब क्या, 170 लिखा हुआ है। तो अगर मैं 71 इंटू 24 को ट्राई करूं तो पहले तो 24 इंटू 70 करूंगा 1680 बनेगा, प्लस 24 इंटू 1 करूंगा 24 बनेगा, तो ये वैल्यू हो गई 1704। अगर आप गौर से देखें तो ये 17,050 है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा अगर 71 को मैं सीधे 240 बार ले जाऊं, 240 बार ले जाने का मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 17,040 और आपका 10 बच जाएगा, तो ये 10 बटे 71 और हो गया। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज वेरी स्मॉल नंबर। 10/71 बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, वेरी स्मॉल नंबर। तो आप कह सकते हो x की लगभग वैल्यू 240 आएगी और मुझे अल्टीमेटली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी भी है, तो x को आप 240 लेके सॉल्व कर सकते हो। अब जो a का शेयर है जो मुझे कैलकुलेट करना है, what is the approximate share of a that I need to calculate in this case, यानी a की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a की वैल्यू क्या है, 5/2 इंटू एक्स माइनस 20। एक्स माइनस 20 यहां से बन जाएगा 220, 240 माइनस 20 कैलकुलेट करिए, वैल्यू लगभग 550 आ गई और यही आपका उत्तर है। तो ये सवाल पूरा प्रोसेस बेस्ड है, इक्वेशन सॉल्विंग है, राइट। नथिंग कैन सेव यू मच इन दिस क्वेश्चन। तो ये ग्रिलिंग है, करनी पड़ेगी, पेशेंस के साथ करोगे भैया तो उत्तर आ जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। सवाल कर रहा है कि एक एरिथमेटिक मीन अगर आपको निकालना है 5a और 6b का, तो ये 70 से बड़ा है, a हमारा 2 गुना है b का, देन व्हाट इज द मिनिमम इंटीजर वैल्यू ऑफ a। तो क्या सवाल कह रहा है कि भाई जो 5a है और जो 6b है इसका जो औसत है ये 70 से बड़ा है, ऐसा बोल रहा है, और a हमारा 2b के बराबर है, ये भी बोल रहा है, और a की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे, आप कहोगे यहां से मिलेगा आपका 5 इंटू ए की वैल्यू रख दो 2b, ठीक। या फिर ऐसा करते हैं कि चूंकि हमें a के बारे में ही बात करनी है तो हम b की वैल्यू को रखेंगे a/2, तो ये आएगा 5a प्लस 3a अपॉन 2 इज मोर देन 70, तो 4a बनेगा ये मोर देन 70। यहाँ से a की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन, a की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 70/4, ठीक। तो ये हो गया 18 नहीं सॉरी 17 दशमलव कुछ कुछ 17 पॉइंट कुछ कुछ आएगा 70/4 अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो a की जो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी कह रहा है 17 दशमलव कुछ कुछ से बड़ा होना चाहिए, और 17 दशमलव कुछ कुछ से बड़ा इंटीजर क्या होगा, a 18, क्योंकि मिनिमम लेना है। तो मिनिमम मतलब मैं 17 दशमलव कुछ कुछ से जस्ट बड़ा वाला इंटीजर ले लूंगा, मेरी कंडीशन फुलफिल हो लेकिन वो मिनिमम इंटीजर हो। तो 17 दशमलव कुछ कुछ से जस्ट बड़ा जो इंटीजर होता है दैट विल बी सिंपली 18। और अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन होता है सिंपली उनका सिंपल एवरेज, 5a प्लस 6b/2 दैट इज मोर देन 70। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं कि a इज द राइट आंसर। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको इस सवाल में। यहां कह रहा है आपसे कि PQRST 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, क्रमागत इंटीजर नहीं सॉरी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं कंजिक्यूटिव। सम ऑफ p एंड r इज 170, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t।
तो देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है P है, Q है, R है, S है, T है, इन दोनों का सम टोटल आपको दिया है 170। ठीक है, मैं कहूँ इन दोनों का एवरेज क्या होगा, P और R का एवरेज क्या होगा 85। और मजेदार बात क्या होती है, अगर कभी भी आपके पास कोई भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, समांतर श्रेणी हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये नेचुरली एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं, समांतर श्रेणी होती है। कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसके 3 टर्म अगर आपको पता है तो मिडिल टर्म की वैल्यू इस पूरे सीरीज की एवरेज वैल्यू के बराबर होती है। और किसी भी समांतर श्रेणी का एवरेज निकालना बहुत आसान होता है। आपको करना होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो अगर आप P और R का टोटल आपको 170 पता है तो PQR का एवरेज आपको पता है। अगर मैं केवल इन तीनों को देखूं, इफ आई लुक एट जस्ट दीज 3, तो PQR का एवरेज मुझे पता है क्योंकि ये तीनों AP में हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो इनका जो औसत होगा वो 85 होगा P प्लस R बाई 2, और 85 क्या होगा, वो Q के बराबर ही होगा। अब अगर ये वैल्यू मुझे 85 मिल गई और मुझे T की वैल्यू चाहिए, तो मुझे करना क्या है, इसकी वैल्यू 2 ज़्यादा होगी, इसकी 2 और ज़्यादा होगी, इसकी 2 और ज़्यादा होगी, यानी 6 जोड़ दो। तो 85 प्लस 6 आपको मिल गया 91। 91 आपका आंसर हो गया सिंपली सी। सी इज द राइट आंसर इन दिस केस। ओके, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व विदाउट एनी चैलेंज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर है, वो गुड्स को 50% ऊपर मार्क करता है कॉस्ट प्राइस से। 60% जो गुड्स हैं उसके पास, उनको वो मार्क प्राइस पे ही सेल करेगा। बाकी गुड्स को वो 40% डिस्काउंट देके मार्क प्राइस पर सेल करेगा। उसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। हिज प्रॉफिट परसेंटेज मतलब उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल। तो देखो सीधी सी बात है कि 60% गुड्स का मतलब क्या हुआ, 60% होता है 3/5। तो 3:2 में क्वांटिटीज को वो अलग अलग तरीके से सेल कर रहा है। ये जो 3 यूनिट है ये मार्क प्राइस पे जा रही है 60%, तो इस पे पूरा का पूरा उसको 50% का लाभ मिलेगा। ये जो 2 यूनिट है इस पे 50% का मार्कअप तो है ही है, पर साथ साथ फर्दर 40% का डिस्काउंट भी है। तो इसका जो नेट है बालक, वो मुझे निकालना पड़ेगा कि यहाँ आखिर नेट प्रॉफिट परसेंटेज है क्या या लॉस परसेंटेज है क्या। तो +50% और -40% का नेट अगर आपको निकालना हो तो ऐसे करके निकाल लो भाई। और ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ रही है 50 - 40 10 बनेगा, और फिर 10 - 20 करोगे तो ये -10% आपकी वैल्यू बनेगी। तो द वैल्यू केम आउट टू बी -10%। यानी ये जो 2 यूनिट वाली चीज है इस पे मुझे नेट -10% का, मतलब 10% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल क्या होगा फिर, ओवरऑल कैलकुलेट करना बहुत आसान है। वेटेड एवरेज का तरीका लगा लीजिए, 3 × 50 कर लीजिए, -2 × 10 बनेगा। एक्चुअली 2 × -10 है तो -2 × 10 के बराबर हो जाएगा। टोटल वैल्यू क्वांटिटी 5 यूनिट है, 5 से डिवाइड कर लीजिए। 150 - 20 बनेगा 130/5, और यही नेट परसेंटेज वैल्यू आएगी जो कि आ गया है मेरा यहाँ पर 26% पॉजिटिव आई है। तो 26% का मुनाफा होगा नेट। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, सवाल कह रहा है कि भाई अल्फा और बीटा हमारे रूट्स हैं एक इक्वेशन के, और वो इक्वेशन है x² - x - 3 = 0। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो देखो अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू कभी कभी निकल जाती है। जैसे जो इक्वेशन दिया है x² - x + 3, अगर ये आसानी से आप फैक्टराइज कर पाएं तब तो अल्फा और बीटा की सीधे वैल्यू निकल जाएगी, रूट्स की वैल्यू सीधे आ जाएगी। बट यहाँ जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 है और यहाँ पर माइनस के साथ x का कोफिशिएंट 1 है, तो अब 3 को कैसे तोड़ो कि 1 बन जाए, ठीक है, ये फैक्टराइज आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, सो जब आप फैक्टराइज ना कर पाए, यानी हम अल्फा और बीटा की डायरेक्ट वैल्यू सिंपलर वे में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको यूज करना पड़ेगा कि भाई
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है। सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी अपॉन ए। आपको पता ही होगा कि भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो सम ऑफ रूट्स हम बोलते हैं क्या होते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो ऐसे लिखते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, -1 है, तो माइनस ऑफ -1 यानी 1 बन गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म जो भी हो वो लिखो, और कांस्टेंट टर्म लिखने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखिए। 1 3/1 बनेगा जो कि 3 के बराबर है। अभी बस बेसिक समझाने के लिए मैंने लिखा है, वरना जिनको आता है वो तो सीधे लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा 3 है। आफ्टर यू डू दिस, व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क। अब नेक्स्ट टास्क हमारा है भैया कि हम ना करें कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन निकालनी है हमें, वो कैलकुलेशन क्या है कि हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो ये वैल्यू होगी सबसे पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा मुझे पता है, तो ये मैं यहाँ रख दूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा करने से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा आपका 1 का स्क्वायर -2 इंटू 3। क्या ये वैल्यू -5 के बराबर आ रही है? यस। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर रखूँगा कि ये है -5 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो 3 का स्क्वायर बनेगा, तो ये वैल्यू हो गई 25 - 18 विच केम आउट टू बी 7, और 7 आपका आंसर क्या है, ए। सो आपका जो उत्तर है यहाँ पर वो बन गया ए। ए बिकम्स द राइट आंसर हियर। तो जब भी आप सीधे रूट्स ना निकाल पाएँ, अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकालना संभव नहीं है, आप पूछ सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकालना कब संभव होगा। यहाँ तो नहीं है मान लिया, तो कैसे समझें कि संभव है। सो देखिए, कब संभव होगा उस वैल्यूज को कैलकुलेट करना, वो कैसे पता करें वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे मान लिया आपकी इक्वेशन ऐसी दी होती, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 बराबर 0, अगर ऐसी इक्वेशन होती तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना बहुत ही सरल था। x + 3 इंटू एक्स -1 बराबर 0 करने से आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती, ठीक है। अब यहां पर मुझे पता लग गया कि एक रूट -3 है और एक रूट 1 है, मतलब इंडिविजुअली इनको 0 करने से रूट्स आ जाते हैं। तो आप अल्फा की वैल्यू को -3 बोल सकते हैं, बीटा की वैल्यू को आप 1 बोल सकते हैं, राइट। अब अगर मुझे पूछा जाता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो हमें कन्वीनियंट था कि हम फॉर्मूला वाले मेथड में जाके टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि यहीं पर -3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 1 की पावर 4 करते तो 1 आ जाता है, यानी 82 आ जाता। तो ये इक्वेशन पे निर्भर करेगा कि कब हमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को पिछले तरीके से जो मैंने अभी किया जब ये डेटा था, और अगर ऐसा डेटा होगा तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, ये आपको सवाल देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा, उसके पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए सवाल पढ़ते हैं क्या है। सवाल कर रहा है एक चित्र दिया हुआ है, इसमें ओ हमारा सर्कल का सेंटर है, एडीबी एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो डीबीसी है ये वाला एंगल ये मुझे दिया है 40 डिग्री, और मुझे डीईसी यानी इसका मेजर निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करना है जरा समझते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ फिगर को थोड़ा, तो फिगर को ऐसे जूम कर दिया। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है मुझे। ये वाला एंगल ना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल मुझे दिया है 40 डिग्री, ठीक है। ठीक, अब एक काम कर लो, और एक काम कर लेते हैं, और वो काम ये है ना कि इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक चीज़ देखना गौर से कि ये जो डीसी है ना, ये ए पर जो एंगल बनाएगा
ये डीसी हर जगह वही एंगल बनाता है सर्कमफरेंस पर सेम सेगमेंट में। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की, ये कॉर्ड है, वो कॉर्ड अगर एक सेगमेंट में अल्फा कोण बनाती है तो सेम सेगमेंट में हर जगह सर्कमफरेंस में अल्फा ही बनाएगी। तो अगर भैया यहां पर डीसी ने ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वाला एंगल इसी 40 डिग्री के बराबर होगा, तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं कि ये 40 डिग्री है। अब जैसे ही मैंने इसको 40 लिखा, आप कहोगे ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, बहिष कोण है। तो जैसे ही एक्सटीरियर एंगल है, आप कहोगे एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो 60 + 40 ये वैल्यू 100 डिग्री के बराबर हो जाएगी। और 100 डिग्री के बराबर होने का मतलब मेरा उत्तर क्या हो गया, डी। डी बिकम्स द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सवाल देखते हैं क्या है, कैसे करना है, वी विल फिगर इट आउट। अच्छा सवाल है, घबराने का नहीं, समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भाई एबीसी पाइप्स हैं, ये अटैच किए हैं हमने एक सिस्टर्न पे। ए और बी इसको 20 मिनट में भर सकते हैं और 30 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि सी इसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। एबीसी तीनों को ओपन रखना है सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। जब एक ही मिनट के लिए ओपन रखना है सक्सेसिवली, मतलब क्या है, 1 मिनट खोला बंद कर दिया। तो पहले ए को खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर बी को खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर सी को हमने खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया। ठीक है, तो प्रोसेस समझाया इन्होंने कि 1-1 मिनट के लिए खोलो और बंद कर दो। तो कितने देर में ये सिस्टम भरेगा, आप देख ले रहे हो, आवर्स में आंसर है। इसका मतलब क्या है, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और कितनी देर में भरेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस सवाल में, आप कहोगे कि भाई देखिए ऐसा है कि 20 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट, अगर इन तीनों का मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो एलसीएम बनेगा 60 बनेगा। यहां पर 20 × 60 आएगा, यहां 30 × 60 आएगा, यहां 15 × 60 आएगा, और ध्यान रखना ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके सामने एक 3 मिनट का पीरियड बनाने की कोशिश करूं कि देखो ये 1 मिनट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ, ये 3 मिनट का पीरियड कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 1 मिनट में 3 यूनिट भरा जाएगा, अगले 1 मिनट में 2 यूनिट भरा जाएगा, बट उसके अगले मिनट में 4 यूनिट खाली हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें एज ए सेट ऑफ 3 मिनट्स, एज ए सेट ऑफ 3 मिनट्स, तो नेट आपका 1 यूनिट भरा गया है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 60 यूनिट भरना है तो इसको हम सीधे 1 को 60 से गुणा करें, यानी 3 मिनट को 60 से गुणा करें, 60 × 3 180 मिनट हुआ, यानी 3 घंटे। 3 घंटे तो कहीं आंसर ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस ऐसे सवालों को हल करने के लिए, आपसे गलती ना हो मैं समझाता हूं। इस वैल्यू को देखिए 60 को, 60 को देखने के बाद सबसे पहले इस 4 को इसमें माइनस कर लो, 56 बना। अब पहला काम आपका ये है, पहला काम कि आप इस 3 मिनट के पीरियड का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और इस 3 मिनट के पीरियड का इस्तेमाल करिए कि आप इस 56 यूनिट से पीछे रहें। इसका कारण है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो 56 के जस्ट पहले 55 यूनिट होता है, तो हमारा फोकस पहले है कि हम 55 यूनिट का काम करा लें। ये इसलिए 55 ले रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि देखो 55 मिनट, 55 यूनिट काम पूरा होने में अगर मैं जस्ट पिछला, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 55 3-3 मिनट के सेट्स बीत चुके हैं। तो अगर मैं 55वें सेट को देखूं तो उसमें जो ये आखिरी वाला मिनट था 55वें सेट का, उसमें 4 यूनिट एक तरह से जो पानी है वो बाहर गया है। वो जो 4 यूनिट पानी का बाहर गया है, अगर वो 4 यूनिट का पानी मैं एक तरह से जोड़ दूं तो एक तरह से 59 यूनिट इसके 1 मिनट पहले भरा जा चुका था। 59 यूनिट। अगर आप यही चीज 56 लेते तो क्या होता, 56वें सेट के आखिरी 1 मिनट में जाओ जिसमें 4 यूनिट हटा है, तो आप कहोगे उसके पहले यहीं पर
अगर मैं 56 में एक 56वें सेट के आखिरी 1 मिनट को हटा दूं तो वो 4 यूनिट जो माइनस हुआ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 60 यूनिट का काम हो जाएगा। देयरफॉर हमें एक ऐसी वैल्यू पर अराइव करना है जो ये 60 में से घटाने के बाद जो वैल्यू आई है उससे भी कम हो। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे। तो 55 इंटू 3 में आपको पता है कि 165 मिनट लगेगा और 55 यूनिट भरा जा चुका है, 165 मिनट हो चुका है। इसके आगे क्या करना है? अगले 1 मिनट में क्या होगा? 3 यूनिट और भर जाएगा। उसके अगले 1 मिनट में क्या होगा? अब एक तरह से 56वां सेट आ गया ना, तो जब 56वां सेट आ गया तो 56वें सेट में अब एक तरह से 167 मिनट हो गया और आपने 60 यूनिट भर दिया। ये आंसर हो गया आपका। 60 से डिवाइड करिए, 120 हट जाएगा, 47 बचेगा। 2 सही, 47/60 आया। अगर आप 56 लेते तो कैसे करेक्ट होता? 56 लेते तो आप कहते देखो 56 मैंने ले लिया, 4 घटाया 56 आया, 56 ही करा लेते हैं पहले। तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ता? 56 इंटू 3 आप लिखते और ये वैल्यू आपकी आती है सिंपली 168। फिर मैं आपसे कहता है इसके जस्ट 1 मिनट पहले जाओ, वो पीरियड हटाओ -4 वाला। तो जैसे 1 मिनट घटाओगे वो -4 घट जाएगा, हट जाएगा तो +4 यानी एक्स्ट्रा 60 यूनिट टोटल काम पूरा हो चुका था 1 मिनट पहले, यानी 167 मिनट में ही हो चुका था। बट सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इससे कम पे ही एंड करो, सो दैट आप आगे बढ़ के जोड़ के देख लो कब काम पूरा हो रहा है। रिवर्स ऑर्डर में आने में कई बार गलतियां हो जाती है एग्जाम में। एंड देयरफॉर सबसे एडवाइजेबल क्या है? सबसे पहले वो नेगेटिव वाला काम 60 में से घटा के देखो कितना बचा, उससे पीछे ही पहुंचो तो सीधी सी बात है 55 यूनिट का काम ही करा लेते हैं। 55 इंटू 3, क्योंकि हर 3 मिनट में 1 यूनिट का काम होता है नेट। पहले 165 पे आ जाओ, उसके बाद 2 मिनट और गए, काम पूरा हो गया। ठीक है। सवाल है कि भाई x-7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+7 का होल स्क्वायर मुझे निकालना है। सॉरी, x-7 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-7 का होल स्क्वायर मुझे निकालना है और ये एक्सप्रेशन मुझे दिया है। अब देखो इस सवाल का प्रोसेस जिनको भी क्लियर है उन्हें एक चीज क्लियर है कि ये जो फॉर्मेट है ये कुछ a² प्लस 1/a² टाइप का फॉर्मेट है। अब ये 2 तरीके से निकलता है। अगर मुझे a-1/a पता हो या फिर मुझे a+1/a पता हो, मान लिया ये वैल्यू है, लेट्स से ये वैल्यू p के बराबर है और ये वैल्यू q के बराबर है, तो इसका आंसर अगर मैं इससे निकालने जाऊंगा तो p² + 2 आएगा। इसका आंसर अगर मैं इससे निकालने जाऊंगा तो q² -2 आएगा। अब जो भी ये एक्सप्रेशन दिया है, जाहिर सी बात है जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे यहां से वो a+1/a या a-1/a की वैल्यू मिलेगी, राइट? तो मेरा आंसर एक स्क्वायर वैल्यू से या तो 2 ज्यादा होगा या 2 कम होगा। देखो किसी भी स्क्वायर वैल्यू से 2 ज्यादा आंसर तो है, 2 कम आंसर नहीं है, क्योंकि सारे नंबर 25 के आसपास है। 25 से 2 ज्यादा उत्तर है, 2 कम उत्तर नहीं है। अगर 2 कम उत्तर होता तो हम फंस जाते, लेकिन 2 ज्यादा ही उत्तर है, 2 कम वाला उत्तर है ही नहीं है। ना ही कोई और ऐसा ऑप्शन है जो किसी और स्क्वायर से 2 ज्यादा या 2 कम हो, तो बी एक नेचुरल चॉइस है, आप लगा सकते हो। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। बट फिर भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? आप x-7 को a मान लो। अगर आप x-7 को a मानोगे तो आपके x की वैल्यू हो गई a+7। आप यहां पर जाके a+7 रख दो। अगर रखोगे तो आपको मिलेगा a+7 का होल स्क्वायर -9 इंटू a+7 +13 = 0। यहाँ पर हो गया a² + 49 + 14a - 9a - 63 + 13 = 0। यहाँ से आपको मिलेगा a² + 5a, और ये जो 49 और 13 62 बनेगा, ये 63 से कंबाइन होके -1 बना देगा। a से डिवाइड करोगे तो आपको a-1/a -5 मिल गया। अब a-1/a अगर -5 आ गया
तो यहाँ p की वैल्यू -5 आ गई, आपका आंसर p² + 2 बनेगा, तो -5² + 2, 27 इज द आंसर। तो ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया इस सवाल को करने का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल कह रहा है कि 3 tan थीटा + 3√3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 + tan क्यूब थीटा। तो मुझे sin 6 थीटा + cos 6 थीटा - cosec 3 थीटा - sec 3 थीटा की वैल्यू चाहिए। ये बहुत क्लियर है कि मुझे जो कुछ कैलकुलेट करना है, मुझे थीटा की वैल्यू पहले सॉल्व करनी पड़ेगी और फिर मैं रखूंगा, मेरा आंसर आएगा। यस और नो? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इसको कैसे किया जाए, हाउ डू वी सॉल्व दिस? गुड क्वेश्चन। तो देखो, सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका जो होगा कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप इस एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो tan में क्यूब दिया हुआ है, tan में स्क्वायर भी दिया हुआ है, tan भी दिया हुआ है। अब थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको, तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यू विल से यस, ये फॉर्मूला शायद यहां से बन जाएगा पहले एक्सप्रेशन से, क्योंकि यहां सारे वो टर्म दिख रहे हैं मुझे। तो एक काम करते हैं, पहले तो 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा को एक तरफ कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आप √3 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो मैं इधर ले आऊंगा, तो ये वैल्यू √3 के बराबर हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा tan 3 थीटा हो गया, और ये √3 के बराबर है, √3 हमारा tan 60 डिग्री के बराबर है, 3 थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया। और यही ज़रूरत भी है, मैं 3 थीटा को रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन देखोगे तो या तो 6 थीटा है या 3 थीटा है। तो साइन 6 थीटा का मतलब साइन 120 डिग्री, तो जो मुझे निकालना है वो क्या है, देखो साइन ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री। 6 थीटा मतलब डबल ऑफ दिस, कोसेक 3 थीटा इज माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस सेक 60 डिग्री, ये कैलकुलेट करना है। साइन 120 डिग्री क्या होता है, √3/2 के बराबर होता है, क्योंकि ये cos 30 के बराबर होता है। cos 120 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, -1/2 हो गया। कोसेक 60 डिग्री आपका -2/√3 के बराबर होता है। कोसेक 60 डिग्री 2/√3 होता है, माइनस साइन तो लगा ही पहले। सेक 60 डिग्री -2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी चीज़ को कंबाइन करना है। इस चीज़ को कंबाइन करने के लिए मुझे ये 2√3 को एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो देखो ये तो √3 है, √3 ही रहेगा, और एक √3 और कंबाइन हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 3। ठीक, तो ये 3 हो गया, -2 है नीचे, √3 से मल्टीप्लाई होगा, ये -√3 बनेगा। √3 ऑलरेडी है यहाँ पर तीसरे वाले टर्म में नीचे, तो ये 2 से गुणा होगा तो माइनस में 4 बनाएगा, और माइनस में यहाँ 2 है तो ये पूरा 2 √3 से गुणा हो जाएगा, और अगर ये पूरा 2 √3 से गुणा हुआ तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, या फिर मैं खुद को छोटा ही कर देता हूँ, राइट, सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ऐसा कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब दिखेगा आपको। तो माइनस में सेक 60 डिग्री वाला जो पार्ट था -2, ये 2 √3 से गुणा होगा तो ये बनेगा माइनस में 4 √3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा -1 यहाँ से बन जाएगा, -5 √3 अपॉन 2 √3, आंसर हो गया आपका डी। तो इस सवाल में जो आपका उत्तर है वो उत्तर हो गया डी ऑप्शन, परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें 3.15 मीटर का रेडियस है, फुल ऑफ वाटर है, इतने लीटर वाटर का आपने बाहर निकाला है, इसकी वजह से जो वाटर लेवल में ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा। तो वाटर लेवल में ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, सिंपली कि भाई कितना हाइट ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, पाई इंटू r² इंटू h। ये h मतलब मुझे देखना है कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में, देखो पानी जो भी भरा होगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही भरा था, पूरा भरा था। अब मान लिया आपने सर्टेन वाटर लेवल निकाल लिया बाहर,
तो जितना बचा है पानी, राइट, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होगा, जितना निकला है वो भी सिलेंड्रिकल शेप में ही बाहर गया है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को मैं अगर इसके बराबर करूंगा 7172550, ठीक है, लीटर्स, सो व्हाट आई गेट द आंसर। ओके, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले कि एक तो यूनिट का ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर आप रेडियस को अगर मान लिया सेंटीमीटर में रखते हो, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो मतलब सेंटीमीटर में रखेंगे, हाइट सेंटीमीटर में हो गया, तो यहाँ लीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लीटर होता कितना है। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है आपको कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये ध्यान होना चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ये 1 लीटर के ही बराबर होता है, ठीक है, ये भी ध्यान होना चाहिए। और जो 1 लीटर होता है, या फिर कह लें 1 सेंटीमीटर क्यूब फर्दर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ लीटर्स के बराबर होता है, या यूं कह लें कि 1 लीटर हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। प्रैक्टिकली अगर आप सोचने की कोशिश करो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, तो मान लिया एक 10 सेंटीमीटर का आपका, यूजुअली टेक ए पेन दैट इज इन योर हैंड एंड जस्ट विजुलाइज इट, राइट, कि अगर आप 10 बाई 10 का एक क्यूब बना लें सेंटीमीटर के टर्म्स में, 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब शेप विजुलाइज करो, तो उसमें 1 लीटर पानी ही आएगा 10 लीटर पानी नहीं आएगा। ओके, दैट्स हाउ इट इज। सो इट इज इक्वल टू 1 लीटर। ये कन्वर्जन थोड़ा ध्यान होना चाहिए अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बिना इसके ध्यान हुए भी सवाल हो जाएगा, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह 23,000 सेंटीमीटर दिया, एक जगह 2300 दिया हो, तो आप दशमलव का ख्याल ना रखें, जीरो का ख्याल ना रखें, तो भी उत्तर आ जाएगा। बट एनीवे आपको जानना तो चाहिए ये बात। तो अब मैं वैल्यू रखूंगा पाई, आर की वैल्यू मैं क्या रखूंगा यहाँ पर, 315 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। एच को एच ही रहने दो, सॉल्व करना है। पाई जो है इसको 22/7 रख लीजिए, तो यहाँ पर आप करेंगे 22/7, और ये वैल्यू आपकी वही आ गई 7172550। लीटर को अभी लीटर रखेंगे, 1 लीटर हमें पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1000 से गुणा कर लेंगे कभी भी, ठीक है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 315 इंटू 315 इंटू एच बराबर 7172550। अब जो काट पीट मचानी है मचा लेते हैं ठीक है। तो आप कहोगे ये काटो, 7×4 = 28 बनेगा, 7×5 = 35, यानी 45 आ गया। 22 से काटें इसको, 22 का पहाड़ा पढ़ लोगे, नहीं पढ़ सकते हो तो 11 का पढ़ लो, फिर 2 का पढ़ लो। मैं 22 का पढ़ने की कोशिश करते हैं। 22 यहाँ 66 हुआ, 5 बचा 71, 57 हुआ, 22 दूना 44 हुआ, 44 के बाद 13 बचा, 132 हो गया। 22 छक्के 132 होता है, तो कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद 550/22 करना है आपको, क्या बनेगा आप बताओ मुझे। 550 को अगर आप 22 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा। एक तरह से ये 550 को अगर आप 11 से डिवाइड करें तो 50 आता, 22 से करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 25 × 22 ही 550 होता है। तो वी कैन सिंपली राइट दिस पर्टिकुलर वैल्यू टू बी 025, ठीक है, बिकॉज वो 0 भी उतरेगा तभी ये बात बनेगी। क्लियर। वंस आई हैव रिटन दिस, नाउ आई हैव टू डिवाइड बाई अदर वैल्यूज जो कि मुझे दी गई हैं। लाइक 45 है, तो 45 में आप 9 से डिवाइड कर लें, ठीक है, फिर 5 से डिवाइड कर लें, या फिर आप 15 से डिवाइड कर लें और 3 से डिवाइड कर लें। तो वट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, ठीक है। जैसे 9 से डिवाइड करते हैं, 5 ले लेते हैं, सो 9 × 27 बनेगा, 5 32, 9 × 6 = 54 बना, 2 9 दूनी 18, 2 बना, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, ये 5 से डिवाइड होके आ गया, मतलब 9 से डिवाइड होके आ गया। फिर देखो इस वैल्यू को अगर मुझे डिवाइड करना है जो कि 315 है, तो मुझे 15 है, ये 15 × 21 है, तो एक तरह से मुझे फिर से 15 से डिवाइड करना है। 15 दूना 30, 15 चौके 60, 15 के 15,
15 25 75, 2415 आ गया। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 21 से काटना है, 21 सेकंड में 21, 3 बचा, 21 सेकंड में 21, 21 पंचे 105 हो गया। फिर 5 से काटोगे तो 23 बनेगा। अल्टीमेटली h की वैल्यू आई 23, लेकिन ध्यान रखना वो लीटर वाला जो पार्ट था उसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है अभी तक। तो h की वैल्यू वो 1000 से अगर गुणा कर लोगे आप तो ये 23,000 बन जाएगा। आंसर आ गया सी। तो काफ़ी जोरदार कैलकुलेशन है इसमें, मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू डू टू गेट द आंसर, बट ठीक कर लेंगे। कैलकुलेशन करनी है तो करनी है ना, घबराने का नहीं, करने का। हाँ जी, आई होप नो बडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस कैलकुलेशन। ठीक है, ऑलराइट, चलिए। ये सवाल है कि भाई एक एक्सप्रेशन दिया है आपको, √15/16 के बराबर है और कह रहा है पी क्यू के बराबर है। तो हमें एक खतरनाक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, किसके बराबर है, और ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो, अगर पी क्यू के बराबर है तो पहले तो पी इंटू क्यू जो है इसको ध्यान से देखते हैं क्या है। अगर मैं इस वैल्यू को गौर से देखूं, क्या ये वैल्यू मैं एक्स मान सकता हूं? मान सकता हूं। तो अगर मैंने एक्स मानी, या लेट से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को ही एक्स मान लो शुरुआत में, जो पहला इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर उसको मैंने x माना तो एक तरह से मेरे पास है 1 - x इंटू एक्स, और मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जब स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो राइट हैंड साइड का स्क्वायर हो गया, तो ये 15/256 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं इस सवाल को करने के, यहाँ से या तो मैं x की वैल्यू को यहाँ से गेस करूँ, या फिर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूँ। उससे मुझे पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और चूंकि p और q आपस में बराबर हैं तो आई कैन फिगर आउट कि भाई p की वैल्यू क्या है। अब यहां पर दूसरा तरीका क्या है कि वी कैन ट्राई टू गेस द वैल्यू। जैसे ध्यान से देखो कि x की वैल्यू को अगर मैं सोचूं 1/16, x इज इक्वल टू 1/16 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 1/16 रखेंगे तो ये बन जाएगा 15/16 इंटू 1/16, जो कि 15/256 के बराबर है। x की वैल्यू 1/16 आ गई। अगर आप ये नहीं सोच पाएंगे तो भैया काम बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपको बनाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, फैक्टराइज करिए, x की वैल्यू 1/16 आ जाएगी। बट अगर आप ये गेस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपका समय बच रहा है, यू आर सेविंग योर टाइम। ठीक है, करना है करवा दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन हेल्प यू आउट। चलो कर लेते हैं। तो ये बनेगा 256 ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर एक तरह से, तो 256x माइनस 256x² बनेगा बराबर 15। अब इसको आप लिखोगे 256x² माइनस 256x, उधर लेके जाओ, प्लस 15 बराबर 0। 256x² प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो गया, ये वैल्यू आपकी हो गई प्लस में 15 बराबर 0। सो बेसिकली दोनों तरफ से आपने जब 256 से गुणा किया तो एक इस तरह की द्विघात समीकरण आपके सामने प्रस्तुत हो पाई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो द्विघात समीकरण है, अब इसको मैं फैक्टराइज कैसे करूं। तो 256 इंटू 15 को थोड़ी देर के लिए यहां लिखिए। अगर मैं यहां 16 इंटू 16 लिखूं तो 16 इंटू 15 निकालिए। 16 इंटू 15 आपका होता है 240। अब अगर मैं इसको -16 ले लूं और माइनस में 240 ले लूं तो ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हुई, फैक्टराइज हो गई। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जो यहां पर लिखा है वही है। ये 16 इंटू 16 था, 16 को मैंने इसके साथ दे दिया तो ये वैल्यू बन गई 240। ठीक है, तो इसका टोटल 256 आ रहा है माइनस माइनस करने से, और प्रोडक्ट जो है वो 256 इंटू 15 है, इसी के बराबर है, क्योंकि उसी को रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तब यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आएगी x की वैल्यू 1/16, जो कि 16/256 करने से आ जाएगी, और x की एक वैल्यू और भी आ रही है, वो है 240/256। ये भी एक संभव वैल्यू आई, काफी इंटरेस्टिंग है।
एक दूसरी वैल्यू भी आई क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आने थे, दूसरा रूट आया वो भी वैलिड रूट दिख रहा है। अब जरा इस वाले रूट को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। 16 से डिवाइड करोगे 16 16 बनेगा और ये 16 इंटू 15 है, तो x की एक वैल्यू 15/16 भी आई और वो आनी भी थी। जब इस इक्वेशन में 1/16 सेटिस्फाई हो रहा है तो वो अल्टीमेटली आपको दे रहा है 15/16 इंटू 1/16। इसको अगर आप 1/16 करना चाहो तो ये 15/16 बन ही जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स है तो एक रूट 15/16 भी आना ही था। अब जरा देखते हैं कि जो 1/16 वैल्यू है, पहले तो इस वैल्यू से देखते हैं मेरा आंसर क्या बनेगा, राइट। 1/16, तो जरा एक नया पेज ले लेते हैं। हमने ये बोला कि भाई हमने पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बोला, एक्स बोला, और अभी मैंने दिखाया कि इसकी वैल्यू 1/16 एक वैलिड वैल्यू आई और एक वैल्यू 15/16 भी एक वैलिड वैल्यू आई। ये जो 1/16 मेरी वैल्यू है, इस 1/16 की वैल्यू का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं पहले तो, बिकॉज दिस सिंपलर वैल्यू, ठीक है। एंड अब हम P और Q की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। यस और नो? वी शुड, हाँ जी, वी शुड फिगर आउट दैट। सो जरा मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरा P स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर 1/16 के बराबर है, हाँ जी, तो आप मुझे बता सकते हैं कि P इंटू क्यू की वैल्यू को मैं क्या ले सकता हूं? आप कहोगे प्लस माइनस 1/4 में ले सकता हूं। आई कैन टेक दैट, नॉट ए प्रॉब्लम, कि P इंटू क्यू हमारा प्लस माइनस 1/4 बनेंगे। अब मजेदार बात क्या है कि एक जगह प्लस पी क्यू है, एक जगह माइनस पी क्यू है, हाँ जी। अगर P और Q दोनों बराबर हैं तो P इंटू क्यू की वैल्यू -1/4 नहीं हो सकती है। पहली बात आपको यह समझना है। अगर P और Q बराबर हैं तो दोनों नेगेटिव होंगे तो +1/4 तब भी बनेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी +1/4 बनेगा। यानी मैं P इंटू क्यू को +1/4 लेके ही चलूं तो बेहतर है, माइनस में नहीं ले सकता मैं। तो ये एक चीज पता लग गई मुझे कि P इंटू क्यू मुझे 1/4 लेना है। अगर P और Q आपस में बराबर हैं तो मेरा दूसरा सवाल है कि P और Q की वैल्यू क्या हो सकती है। या तो वो +1/2 होंगे और या तो वो -1/2 होंगे। ये सॉल्व होंगे या नहीं होंगे? या तो वो +1/2 होंगे या फिर वो -1/2 होंगे। मैं इसको प्लस -1/2 बोल सकता हूं। तो नाउ आई हैव कम डाउन टू वन एस्पेक्ट कि हमने अगर इसको 1/16 लिया तो P और Q हमारा 1/2 या -1/2 हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो एनीवे 1/4 प्लस 1/4 बनेंगे जो कि 1/2 के बराबर होंगे। P इंटू क्यू मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि 1/4 के बराबर होगा। जो P प्लस क्यू है ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। ये दोनों वैल्यू तो आप चाहे +1/2 ले लो चाहे -1/2 ले लो, एक ही बात है। लेकिन जो P प्लस क्यू की वैल्यू है, ये P प्लस क्यू की जो वैल्यू है ये +1 होगी या -1 होगी, ये दोनों हो सकते हैं। अगर -1/2 लोगे तो -1 होगी, +1/2 लोगे तो +1 होगी। तो पहली बात तो एक चीज तो तय हो गई कि जब हम पहला वाला रूट कंसीडर कर रहे हैं जो कि हमारा ये वाला रूट है कि हमने P इंटू क्यू को 1/4 माना है, इस केस में ही हमें दो संभावनाएं मिल रही हैं। तो इस सवाल का पहली बात तो एक उत्तर नहीं है, देयर आर मेनी मेनी आंसर्स। इसमें से कोई एक आंसर ऑप्शन में होगा, वही लगाना है मुझे। ऑप्शन देखो तो कहीं माइनस वाला टर्म आपको दिख भी नहीं रहा है, राइट। इट इज ऑल प्लस टर्म, राइट। सो मोस्टली जो प्लस वाले रूट्स हैं उसी को कंसिडर करके आंसर लगाया गया है, विच इज दिस वन। लेट्स ट्राई विद दिस। P प्लस क्यू इज इक्वल टू +1 लेंगे यहां पर एंड विल फिगर आउट कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर। तो पहला जो ब्रैकेट है अगर आप गौर से देखें, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू अगर निकालेंगे तो ये 1/2 प्लस 1/4 बनेगा। दूसरा जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 1/4 और प्लस में 1, P प्लस क्यू। Now let us simplify. This value is √3/4, ठीक है।
दिस वैल्यू इज √1/4 +1, तो ये बनेगा √3/2 + 1/2 + 1। अगर आप यहाँ 2 कॉमन ले लें नीचे, तो ये बनेगा एक तरह से 3 + √3। सो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, बट आई रिपीट अगेन कि इसके और आंसर भी संभव हैं, उसके और आंसर भी संभव हैं, क्योंकि अभी हमने दूसरे रूट को कंसिडर नहीं किया। पहली बात, ये वाला रूट एक साफ साफ दिख रहा था मुझे, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। दूसरा, यहाँ पर एक p × p + q - 1 वाला केस है, जब pq -1/2 के बराबर है, वो वाला केस हमने कंसिडर नहीं किया है अभी। ठीक है, बट एनीवे ठीक है, सिंस नन ऑफ दीज नहीं दिया, अगर नन ऑफ दीज दिया होता तो आप नन ऑफ दीज लगा देना इस सवाल में, क्योंकि मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। बट जब नन ऑफ दीज नहीं दिया, ऐसा सवाल पूछ सकता है जहाँ नन ऑफ दीज ना हो और वो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर पूछ रहा हो, तो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर इज ए, द सिंपलेस्ट रूट +1/4, उसमें भी पॉजिटिव वैल्यू 1/2 हमने कंसिडर किया, एंड फ्रॉम दैट यू गॉट द आंसर। ठीक है, विच इज ए। ऑलराइट, सो दैट ए बिकम्स द राइट आंसर। सवाल करा कि कोनिकल वेसल है, इसको हमने मिल्क भरा है इसमें हाफ हाइट तक सर्कुलर बेस में, और उसके ऊपर जो आधी हाइट है वो पानी से भर दिया है। अभी मैं सोचना कैसे सर, मिल्क नीचे पानी ऊपर मिल जाएगा सब आपस क्यों में नहीं, कुछ होगा अरेंजमेंट, कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ होगा, राइट, बीच में कुछ होगा, आई यू डोंट नो, भरा है बस। ठीक है, ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया एक कोन है ऐसा, इस कोन की आधी हाइट तक भरा है मिल्क, उसके ऊपर जो है भरा है पानी, वाटर। इन दोनों का वॉल्यूम रेशियो आपको पता है क्या? अगर मैं इस वॉल्यूम को बोल दूं V1 और इस पूरे कोन के वॉल्यूम को मैं बोल दूं V, तो V1/V जो होता है ना, वो 1/8 होता है। जब हाफ हाइट में डिवाइड करते हैं ना, तो ऊपर वाले पोर्शन का वॉल्यूम 1 बनता है और टोटल वॉल्यूम कोन का होता है 8। आई थिंक ये बेसिक आपको पता होगा, नहीं है तो जान लो। वंस यू नो दिस, इस 1 यूनिट की वैल्यू मुझे दी है 96 पाई, तो मैं पूरे कोन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। एक यूनिट अगर 96 है तो 8 × 96 पाई इस पूरे कोन का वॉल्यूम होगा। हमें स्लैंट हाइट निकालनी है L। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? स्लैंट हाइट निकलेगी, R मुझे पता है क्योंकि इस क्यू कोन का बेस रेडियस दिया 6, डायमीटर दिया ना 12, तो बेस रेडियस 6 हो गया। स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? H निकालेंगे, H निकल गई तो R² + H² = L² करके स्लैंट हाइट निकल जाएगी। अब जब मुझे कोन का वॉल्यूम मिल गया है तो मैं क्या करूंगा, अब H निकालूंगा। सो 1/3 पाई × R² × H = 8 × 96 पाई। पाई से पाई काटूंगा, ठीक है, 16 सॉरी जो है इसको काटते हैं ज़रा, 12 × 3 = 36 बनेगा, 12 × 8 = 96 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, H की वैल्यू 64 आ गई। अब हमारे पास क्या सीन है, ये 664 ये निकालना है। दैट इज व्हाट आई नीड टू फिगर आउट। ओके, कैसे निकलेगा? द आंसर इज गोइंग टू बी D for sure. I will tell you how I have marked D without much of the thought. I'll come to that. But I'll help you calculate. सबसे पहले क्या करो, अगर आप दो कॉमन ले लो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से, तो ये बचेगा 32, तो ये बनेगा 32 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, दो जो कॉमन लिया बाहर लिख दो। 32 का स्क्वायर होता है 1024 + 9 1033, 2 √10 स्लैंट हाइट हो गया L। मैंने लेकिन इसका उत्तर ऐसे नहीं लगाया, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैंने कैसे लगाया। मुझे पता है कि मुझे 64 स्क्वायर + 6 स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है L की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने कैसे लगाया है, ये जो वैल्यू होगी ना बहुत बड़ी होगी इसकी तुलना में, ये बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो जो L आएगा वो 64 से बड़ा आएगा, लेकिन 64 के पास ही होगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता है, क्योंकि जिन दो वैल्यूज़ को आप कंबाइन कर रहे हो उसमें एक वैल्यू तो बहुत बड़ी है। 64 का स्क्वायर बहुत बड़ा है यार, 6 के स्क्वायर की तुलना में अगर आप 60 स्क्वायर देखो तो 100 गुना है। तो इट्स लाइक इन दोनों वैल्यूज़ का 100 रेशियो 1 है, और वो भी 64 है तो और बड़ा है।
सो नेचुरली जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो वो 64 के बहुत करीब होगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी फार फ्रॉम 64. ऑप्शंस आप ध्यान से देखो ना. तो 1024 का स्क्वायर रूट 32 होता है. अब ये वैल्यू 1033 है तो ये लगभग 32 से हल्का से ज़्यादा है. 2 गुना करोगे तो 64 से हल्का से ज़्यादा होगी डी. बाकी आंसर देखना. इसका स्क्वायर रूट क्या होता है पता है आपको? 4026. इट इज 60 से बड़ा. 4 गुना करोगे 240 से बड़ा. 1024 का स्क्वायर रूट 32 होता है. 32 का 6 गुना करोगे 180 से बड़ा. 518 एटलीस्ट आपको पता है. 518 की बात हो रही है. 23 का स्क्वायर 529 होता है. 23 या 69. इट इज क्लोज दो. आई विल नॉट से इट इज नॉट क्लोज बट स्टिल इट्स फार. 64 के बहुत करीब होने का मतलब होता है बहुत पास. 64 से 65 के बीच में. वेरी क्लोज राइट, बिकॉज द वैल्यूज दैट यू आर एडिंग. आपको पता है 65 स्क्वायर क्या होता है? थोड़ा एक लॉजिक और समझाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा. 65 का स्क्वायर हमेशा 64 के स्क्वायर में 64 प्लस 65 जोड़ने से मिलता है. मतलब 64 स्क्वायर से 65 स्क्वायर जाने के लिए आपको 64 प्लस 65 जोड़ना पड़ता है. राइट, दैट मीन्स 120 से ऊपर. जोड़ कितना रहे हो तुम? 36. तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो 64 कुछ कुछ आएगा. तो ए भी नहीं होगा क्योंकि ए में जो रूट 518 है ना वो 22 से 23 के बीच में. 22 का स्क्वायर 484 होता है तो 22 से तो बड़ा ही है. 22 भी ले लो तो 22 या 66 होता है. नहीं होगा. डी ऑप्शन. सो दैट्स हाउ आई मार्क. शायद आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो. मैंने ग्लांस किया था, ग्लांस करने में समझ आ गया था कि डी होगा और कुछ नहीं होगा. राइट, सो यू कैन यूज दैट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स ए किलोमीटर अवे अलोंग द रोड वो दिया हुआ है. हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड विल बी. सवाल ये है कि देखो एक बलून यहाँ उड़ रहा है. ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. इसके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है. बलून की हाइट तुम्हें निकालनी है. आप 45 डिग्री का अपोजिट 1 मानोगे तो यहाँ भी 1 बनता है क्योंकि ये भी 45 डिग्री होता है. 45 45 90 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं. फिर बड़ा वाला ट्राइंगल देखो आप तो बड़े वाले ट्राइंगल में 30 के अपोजिट एच है. अगर 30 के अपोजिट 1 है तो ये 60 बनता है. 60 के अपोजिट ये पूरी वैल्यू √3 होती है. अगर ये पूरी वैल्यू √3 होती है तो ये वैल्यू आपकी √3 - 1 बन जाती है. तो आप ये करो कि √3 - 1 हिस्सा जो है वो हमारा 1 किलोमीटर के बराबर है. तो 1 यूनिट हमारा 1/√3 माइनस हाइट आपका क्या है 1 यूनिट. रेशनलाइज करोगे अगर आप सरलीकरण करोगे तो ये √3 + 1/2 बन जाता है. आंसर आ जाता है बी. सो बी बिकम्स द राइट आंसर. दैट्स इट फॉर द डे. सो आई होप यू एंजॉयड इट. अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट ज़रूर करना. कमेंट में आपको देना होता है अटेंडेंस, आपको मालूम है. सो अटेंडेंस आपको देना है कहाँ? कमेंट में. ओके एंड बताना है कि आपने DPQ नंबर 116 कंप्लीट कर ली है. कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे. हर DPQ आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज योर थिंकिंग. और अगर आपकी थिंकिंग को बदलना है तो धीरे धीरे करके डोज देना होता है. तो मैं देता रहता हूँ कैलकुलेशन डोज. कैसे ऑब्जर्व करके आंसर लगा सकते हैं. जैसे ये जो स्किल मैंने आपको बताई अभी कि डी ही होगा, ये भले ही पहली बार सोचने में बहुत टाइम लगेगा. जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे फॉर मी अगर आप 4 ऑप्शन ये दे रहे हो ना, मैं डी पहुंचने में मुझे कोई वक्त ही नहीं लगेगा. बिकॉज दिस सेंस इज ऑलरेडी देयर कि 64 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 64 से 65 के बीच में होगा. बस डी के अलावा कुछ नहीं होगा. आंसर ग्लांस करके समझ में आ जाएगा कि डी होगा और कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये बहुत टाइम नहीं लगता है. इस कैलकुलेशन को मैनुअली क्योंकि करना नहीं पड़ता है. ठीक है. सो थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत कुछ सीख जाओगे. जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही डीप एनालिसिस वाला सवाल है जो अभी क्वेश्चन नंबर 13 है. सो पूरी लर्निंग आपको लेके जाओगे तभी अच्छे सवाल एग्जाम में आपसे निकलेंगे. राइट. सो आई होप कि आपको सीखने को मिला खूब इस DPQ में. कमेंट जरूर करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि आप इस DPQ सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं सो दैट मुझे पता चलता रहे. समझ लो कि आप मुझे बता रहे हो कि आपने DPQ कंप्लीट कर लिया. और ये जिम्मेदारी के साथ जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट करने से आपको पता होगा कि यार मुझे सिर्फ DPQ करना नहीं है, मुझे कमेंट करके सर को बताना है कि मैंने DPQ पूरा कर लिया. तो प्लीज़ ये काम ज़रूर करिए. ऑलवेज मार्क योर अटेंडेंस इन कमेंट्स. आई होप कि आप ज़रूर करेंगे. और जो भी
चीज़ें हैं, आप DPQ फॉलो करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी उड़ान बैच में आपका स्वागत है, वेट कर रहा हूँ, ज़रूर आओ। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आपको निकालनी है इस साल, और उसके लिए उड़ान बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो डू ज्वाइन उड़ान बैच। एग्जामो लर्निंग ऐप पे जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रनिंग बैच है। और आज का जो की मैसेज था आपको पता है कि अगर आपको फोकस बढ़ाना है, बिना फोकस के एग्ज़ाम नहीं निकलना है, तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना पड़ेगा। लिस्ट योर डिस्क्रिप्शंस, बैठो, अपने आप को बहुत ही क्रिटिकली इवेल्युएट करो। एक बहुत अच्छी लाइन बताता हूं, सुनना ध्यान से, कि वी ऑफन नो मोर अबाउट अदर्स देन वी नो अबाउट आवर सेल्फ। वी ऑफन नो मोर अबाउट अदर्स देन वी नो अबाउट आवर सेल्फ, and therefore we are more disappointed by others than we are to ourselves. So हम खुद को सच में ठीक से नहीं जानते हैं। हमारा माइंड हमेशा चीज़ों को ना सर्वाइवल पर्सपेक्टिव से बस बैलेंस आउट करता रहता है। यू सर्वाइव। सो आपकी जो खुद की मिस्टेक्स हैं वो उसको छुपाता है आपसे। जब तक आप बैठेंगे नहीं कॉपी पेन लेकर, क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा। 90% लोगों को जब मैं काउंटर करता हूँ कि यू आर यूजिंग योर सेल फोन टू मच, मैं कहता हूँ कि आप अपने फ़ोन को बार बार बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज उनको ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे दिखता है, बट जब उनको बोलता हूँ तो ये बात मानते नहीं है, वो सारे से मना कर देते हैं। जबकि मैं उनको देखता हूँ कि अभी फ़ोन उठाया, ज़बरदस्ती जीमेल खोल लिया, अभी फ़ोन उठाया, ज़बरदस्ती व्हाट्सएप खोल लिया, और खोला और बंद कर दिया, थोड़ी देर में देखा ऐसा कुछ आया तो नहीं है, बंद कर दिया। यूट्यूब खोला ऐसे ही सरकाया, बंद कर दिया। व्हाट्सएप खोला सरकाया और बंद कर दिया। व्हेन आई से दिस दे डिनाई। दैट्स ए प्रूफ दैट वी लाई टू आवर सेल्फ, वी लाई अबाउट आवर सेल्फ टू आवर सेल्फ। खुद को खुद के बारे में झूठ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सो दैट टेंशन ना हो। बट क्रिटिकल इवेल्युएशन नहीं करोगे तो सुधरोगे नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव, और इम्प्रूवमेंट कब होगा? जब आप खुद को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। तो आई होप कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन को लिस्ट आउट करेंगे, उनको मिनिमाइज करेंगे, तब आपका फोकस अपने आप बनेगा। गुड लक, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट DPQ, बाय।